आज की इस गहन चर्चा में उन ऐतिहासिक कहानियों और तथ्यों को सामने लाया जाएगा जो अक्सर इतिहास की किताबों में उत्तर भारत के मौर्य या गुप्त वंश की चकाचौंध के पीछे कहीं छिप जाते हैं। जी, देखा जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास की चर्चा अक्सर उत्तर की राजधानियों के इर्द गिर्द ही घूमती रह जाती है। बिल्कुल, लेकिन दक्षिण भारत के उन महान राजवंशों का क्या जिन्होंने 300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी तक न केवल शासन किया बल्कि कला और प्रशासन की नई मिसालें कायम की। हाँ, आज इसी सुनहरे दौर के पन्नों को पलटा जाएगा और साथ ही प्राचीन भारत की शिक्षा, विज्ञान और अलग अलग संवतों जैसे विविध पहलुओं को भी समझा जाएगा। और चूंकि ये गहन चर्चा विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए है, इसलिए तथ्यों को केवल रटने के बजाय उनके पीछे की कड़ियों को क्रमानुसार जोड़ा जाएगा। सही कहा। इतिहास को केवल तारीखों की सूची मानना एक बड़ी भूल हो सकती है। तो आज के मुख्य स्रोत इन्हीं राजवंशों से जुड़े प्रामाणिक ऐतिहासिक नोट्स और पिछले वर्षों के प्रश्न हैं। तो बिना देर किए दिए गए नोट्स के आधार पर पॉइंट नंबर 1 से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास और संगम काल। दक्षिण के इतिहास को समझने की शुरुआत अगर की जाए तो सबसे पहला पुख्ता प्रमाण महान सम्राट अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अशोक के दूसरे और 13वें अभिलेख में। बिल्कुल, इन अभिलेखों में चोल, पांड्य और केरल पुत्र, जिन्हें चेर भी कहा जाता है, इन्हें मौर्य साम्राज्य के सीमावर्ती राज्यों के रूप में दर्शाया गया है। मतलब उस दौर में भी दक्षिण भारत की ये शक्तियां अपना एक मजबूत राजनीतिक वजूद रखती थीं। जी, और इसी पॉइंट नंबर 1 में संगम काल का जिक्र आता है, जिसका समय लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। ये संगम असल में विद्वानों, कवियों और विचारकों की एक बड़ी सभा हुआ करती थी, है ना? एकदम सटीक। इतिहास में 3 प्रमुख संगमों का उल्लेख मिलता है। पहला संगम मदुरई में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने की थी। मैंने पढ़ा था कि इस पहले संगम के बारे में ये मिथक भी है कि इसमें देवताओं ने भाग लिया था। जी, ये एक दिलचस्प मिथक है। इसके बाद दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ, जिसके अध्यक्ष तोलकाप्पियर थे। और फिर तीसरा संगम उत्तरी मदुरै में नक्कीरर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सही, ये पूरा कालखंड साहित्य का स्वर्ण युग था। तोलकाप्पियम जैसे महान व्याकरण ग्रंथ इसी दौर में लिखे गए। परीक्षाओं में इन राजवंशों के प्रतीकों से जुड़े सीधे प्रश्न आते हैं। ये याद रखना काम आता है कि चेर वंश का राजकीय प्रतीक धनुष था और चोल वंश का प्रतीक बाघ था, जबकि पांड्य वंश का प्रतीक मछली था। इनकी अर्थव्यवस्था और व्यापार भी बहुत उन्नत था। व्यापार के मामले में ये राज्य अपने समय से बहुत आगे थे। रोम और मिस्र तक समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। भारत के मसाले, खासकर काली मिर्च और मोती, बहुत मशहूर थे। काली मिर्च की मांग इतनी ज्यादा थी कि रोम में इसे यवन प्रिय कहा जाने लगा था। बिल्कुल, और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चेर राज्य का मुजिरिस बंदरगाह और चोल राज्य का पोहार, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, ये बहुत बड़े केंद्र थे। समाज की बात की जाए तो संगम काल में स्त्रियों को बहुत उच्च स्थान प्राप्त था। जी, साहित्य में शिलप्पाधिकारम महाकाव्य का जिक्र अनिवार्य है, जिसे तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। ये सच में एक समृद्ध नींव थी। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर, जो है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश 250 से 500 ईस्वी तक। इस राजवंश का कूटनीतिक संबंध उत्तर भारत के गुप्त साम्राज्य से था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश में ही किया था। बिल्कुल, जिसने दोनों साम्राज्यों को एक कूटनीतिक धागे में बांध दिया। इस वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे और प्रवर्षण प्रथम नाम के शासक ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हाँ, लेकिन ये वंश अपनी कला के लिए ज्यादा जाना जाता है। अजंता की चित्रकला इन्हीं के काल में चरम पर थी। गुफा संख्या 16, 17 और 19 का निर्माण वाकाटक काल में ही हुआ था। और महान कवि कालिदास ने मेघदूत की रचना भी इसी दरबार में रहकर की थी। अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, कदम्ब और गंग वंश। कदम्ब वंश 345 से 525 ईस्वी तक रहा। संस्थापक मयूर शर्मन थे और राजधानी बनवासी थी। मयूर शर्मन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जी, और इस वंश की प्रामाणिक जानकारी तालगुंडा अभिलेख से मिलती है। ये दक्षिण का पहला ऐसा स्थानीय ब्राह्मण वंश था जहां कन्नड़ और संस्कृत दोनों का प्रयोग हुआ। इसी पॉइंट में गंग वंश का भी जिक्र है, 350 से 1000 ईस्वी तक। गंग वंश की सबसे बड़ी पहचान उनकी वास्तुकला है। शासक मुख्य रूप से जैन धर्म के अनुयायी थे। श्रवणबेलगोला में स्थित 10वीं सदी की गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा। बिल्कुल, और ये प्रतिमा राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने बनवाई थी।
अब रुक करते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर, चालुक्य वंश की 3 शाखाएं। आहा, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहली शाखा है बादामी के चालुक्य, 543 से 753 ईस्वी तक। संस्थापक पुलकेशन प्रथम थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पुलकेशन द्वितीय को मिली, जिन्होंने नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को हरा दिया था। ये एक ऐतिहासिक घटना थी और इसका विस्तृत वर्णन रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में मिलता है। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी इसकी पुष्टि की थी। चालुक्यों के समय में ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता था। जी, और वास्तुकला में इन्होंने एक नई शैली को जन्म दिया, जिसे वेसर शैली कहा जाता है। वेसर शैली मतलब इसमें दक्षिण की द्रविड़ शैली और उत्तर भारत की नागर शैली दोनों का मिश्रण किया गया था। एकदम सटीक विश्लेषण। इसके बाद दूसरी शाखा आती है वेंगी के पूर्वी चालुक्य, 615 से 1070 ईस्वी तक, जिसके संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन थे। हाँ, और यह काल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। कवि नन्नया ने इसी दौरान महाभारत का तेलुगु अनुवाद शुरू किया था। और तीसरी शाखा थी कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, 973 से 1189 ईस्वी तक। इसकी स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इस वंश में विक्रमादित्य षष्ठ हुए, जिन्होंने 1076 ईस्वी में चालुक्य संवत शुरू किया। इनके दरबार में भी बड़े विद्वान थे, जैसे महाकवि बिल्हण, जिन्होंने विक्रमांक देवचरित लिखा। और विज्ञानेश्वर भी यही थे, जिन्होंने हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना की, जिसका प्रभाव आज भी न्याय व्यवस्था पर है। कमाल की बात है। अब पॉइंट नंबर 5 पर चर्चा करते हैं, पल्लव और राष्ट्रकूट वंश। पल्लव वंश ने 575 से 897 ईस्वी तक शासन किया। संस्थापक सिंह विष्णु थे और राजधानी कांचीपुरम थी। लेकिन महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम थे, जिन्हें ममल भी कहा जाता था। इन्होंने ही ममल्यपुरम यानी आज का महाबलीपुरम बसाया था। पल्लव काल वास्तुकला की क्रांति था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर बहुत मशहूर हैं। सबसे बड़ा धर्मराज रथ है और सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। द्रौपदी रथ पर कोई अलंकरण या सजावट नहीं है, वो बिल्कुल सादा है। और समुद्र के किनारे स्थित शोर मंदिर भी इन्हीं की देन है। साहित्य में भारवी ने किरातार्जुनियम और दंडी ने दशकुमार चरित लिखा। इसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश, 753 से 982 ईस्वी तक। इसकी नींव दंती दुर्ग ने रखी थी। जी, शासक अमोघ वर्ष प्रथम ने कवि राजमार्ग लिखा, जो कन्नड़ भाषा का पहला ग्रंथ है। लेकिन राष्ट्रकूट वंश का सबसे चर्चित तथ्य है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। बिल्कुल, कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया। ये एकाश्मक शिल्पकला या मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है, यानी एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे तराशकर बनाया गया। राष्ट्रकूट दक्षिण की एकमात्र ऐसी शक्ति थे जिन्होंने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और इसी काल में अरब यात्री सुलेमान और अल मसूदी भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, महान चोल साम्राज्य, 850 से 1279 ईस्वी। इस वंश की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। राजराज चोल प्रथम ने तंजावुर का विशाल बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। और राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी मजबूत नौसेना से श्रीलंका और मलेशिया तक साम्राज्य फैला दिया। उत्तर में गंगा नदी तक अभियान करके उन्होंने गंगाईकोंड चोल की उपाधि ली थी। लेकिन चोलों की सबसे बड़ी खासियत उनका ग्राम प्रशासन था, स्थानीय स्वशासन, जिसकी प्रामाणिक जानकारी पारांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। हाँ, गांव की समितियों का चुनाव एक बर्तन में नाम की पर्चियां डालकर लॉटरी सिस्टम से होता था। और कला में नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल की ही देन है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो सोने के सिक्कों को कासू कहा जाता था। सही। अब राजवंशों से हटकर पॉइंट नंबर 7 की ओर चलते हैं, प्राचीन भारत में राजतंत्र और गणतंत्र। हमेशा राजतंत्र की बात होती है, लेकिन उस समय गणतंत्र भी मौजूद थे, जहां निर्णय जनसभा लेती थी। जी, मगध और कोशल राजतंत्र थे, लेकिन लिच्छवी, मल्ल और शाक्य गणतंत्र थे। 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। वैशाली के लिच्छवी को विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है। और परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण है कि 16 महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। भगवान बुद्ध और महावीर का जन्म भी गणतंत्रों में ही हुआ था। ये जानकारी बहुत स्पष्ट है। अब पॉइंट नंबर 8, शिक्षा प्रणाली और प्रमुख शिक्षा केंद्र। प्राचीन शिक्षा गुरुकुल और ब्रह्मचर्य आश्रम पर आधारित थी। वैदिक शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से और बौद्ध शिक्षा की पब्बजा संस्कार से होती थी। और महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। गार्गी, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं इसका प्रमाण हैं। विश्वविद्यालयों की बात करें तो तक्षशिला सबसे पुराना था, जहां चाणक्य, जीवक, चंद्रगुप्त मौर्य और पाणिनि ने शिक्षा पाई। नालंदा विश्वविद्यालय भी था,
जिसे कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था। बिल्कुल, वहां 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। दुख की बात है कि 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। इसके अलावा धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला, गुजरात में जैन धर्म का वल्लभी और गोपाल द्वारा स्थापित उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी प्रमुख थे। जी, शिक्षा के बाद अब पॉइंट नंबर 9 पर आते हैं, जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्राचीन वैज्ञानिकों की उपलब्धियां सच में हैरान करने वाली हैं। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति और पाई का सटीक मान दिया। ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रयोग सिखाया और ऋणात्मक संख्याएं बताई। ब्रह्मगुप्त ने तो गुरुत्वाकर्षण का नियम भी पहले ही दे दिया था, इसीलिए उन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। सही कहा। भास्कराचार्य की लीलावती भी एक महान ग्रंथ है। चिकित्सा में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का बहुत बड़ा योगदान है। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है और वराह मिहिर ने बृहत संहिता लिखी। धातु कर्म का सबसे उन्नत उदाहरण चंद्रगुप्त द्वितीय का दिल्ली का लौ स्तंभ है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। अब इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पॉइंट नंबर 10 पर आते हैं, प्रमुख संवत या कैलेंडर्स। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने शुरू किया था। फिर 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत शुरू किया और इसी शक संवत को भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था। बिल्कुल। 320 ईस्वी में गुप्त संवत, 248 ईस्वी में कलचुरी संवत, 622 ईस्वी में हिजरी संवत और 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा इलाही संवत शुरू किया गया था। इन सभी क्रमानुसार तथ्यों से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दक्षिण भारत का इतिहास केवल युद्धों का नहीं, बल्कि बेहतरीन मंदिर निर्माण, पारदर्शी स्थानीय स्वशासन और उत्कृष्ट साहित्य का स्वर्णिम काल था। और प्राचीन भारत का विज्ञान और शिक्षा तंत्र भी अपने समय से कहीं आगे था। आज की चर्चा को समेटते हुए अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, विचार करने वाली बात यह है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी के सिद्धांत आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन इनके बीज भारत के इन प्राचीन ग्रंथों में सदियों पहले बोए जा चुके थे। क्या आज के इस आधुनिक विज्ञान के युग में हम इन प्राचीन पद्धतियों और सिद्धांतों के और भी अनछुए पहलुओं को खोजकर विज्ञान को एक नई दिशा दे सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शोध किया जाना चाहिए। यह सचमुच एक गहरा विचार है। आशा है कि परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तथ्यों का यह क्रमानुसार विश्लेषण अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इसी के साथ ज्ञान से भरी आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। धन्यवाद।